हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए मेरी हिम्मत और इनाम है। तो वीडियो में जाने से पहले अभी के अभी लाइक दबा दो, कमेंट में एक रेड हॉट छोड़ दो और कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। और हाँ, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहला एपिसोड 6 डेज लेफ्ट। मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई की दोपहर। बरसात की हल्की हल्की बूंदें आसमान से जमीन पर गिरती जा रही थीं, जैसे शहर के सिर पर कोई पुराना राज दोबारा मंडराने लगा हो। मुंबई यूनिवर्सिटी की पुरानी कैंटीन के बाहर पेड़ों की पत्तियां भीग रही थीं और छत पर टिन की चादरों पर टप टप की आवाज़ें किसी अघोषित खतरे की घंटी बजा रही थीं। लेकिन अंदर का मंजर शांत नहीं था। धाम! एक कुर्सी हवा में उछली और जोर से जमीन पर आ गिरी। ये जगह तुझे किसने दी चलाने को बे? एक गुंडा गुस्से में चीखता हुआ कैंटीन के मालिक की तरफ बढ़ा। डर से कांपता हुआ वह अधेड़ उम्र का आदमी दीवार से चिपक कर खड़ा था। 4-5 लड़के जिनके हाथों पर जलते सूरज का टैटू था और बीच में लिखा था डीडी, और उनके चेहरों पर बेखौफ मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इन सब के बीच खड़ा था एक स्टाइलिश लड़का, हल्की दाढ़ी, टी शर्ट के ऊपर महंगी जैकेट और आंखों में एक अजीब सा गुरूर। लक्ष्य ठाकुर, राज्य के ताकतवर मिनिस्टर विक्रम प्रताप ठाकुर का बेटा और उसी कॉलेज का स्टूडेंट। लेकिन उसका रुतबा किसी प्रिंसिपल से भी बड़ा था। उसने धीरे से पांव बाया, एक चाय के कप को ठोकर मारी और होठों के कोने से मुस्कुराया। जिसने डीडी के खिलाफ जाने की कोशिश की उसका यही हाल होगा। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। डीडी, ये 2 अक्षर पूरे शहर में डर का दूसरा नाम थे। कोई नहीं जानता था कि उसका पूरा नाम क्या है, न उसका चेहरा ज्यादा लोगों ने देखा था। लोग कहते थे कि वो बहुत खतरनाक है। कुछ के मुताबिक वो दुबई से ऑपरेट करता है, कुछ कहते हैं कि वो मुंबई की एक बुला हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने अब फिर से कमान संभाल ली है। डीडी का नेटवर्क ड्रग्स, पॉलिटिक्स, कॉलेज गैंग्स और बिजनेस तक फैला हुआ था। हर जगह उसके एजेंट्स थे, छोटे गुंडों से लेकर बड़े अफसरों तक। और लक्ष्य ठाकुर, उसका नाम भले ही एक मिनिस्टर के बेटे का हो, लेकिन उसकी वफादारी डीडी के लिए थी। वो डीडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था, जिसके लिए उसे डीडी का ये काम अंजाम देना था। दरअसल पिछले कुछ महीनों से डीडी का नेटवर्क कॉलेज की कैंटीन और लाइब्रेरी की स्टोर रूम जैसी जगहों का इस्तेमाल कर रहा था ड्रग्स, कैश और पैकेट्स छुपाने के लिए। लेकिन इस कैंटीन मालिक ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था ये कॉलेज है, यहाँ बच्चों का भविष्य बनता है, बर्बाद नहीं। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डीडी के उसूल साफ थे, या तो साथ दो या तबाह हो जाओ। लक्ष्य ने वहीं खड़े खड़े गुंडों से कहा, इस कैंटीन का नाम, इसकी ईंटें और इसकी इज्जत तीनों मिटा दो। डीडी को ना बोलने की सजा सबको दिखनी चाहिए। बारिश की बूंदें अब तेज होने लगी थीं। कैंटीन में मौजूद कुछ स्टूडेंट्स डर के मारे बाहर भागने लगे, तो कोई छुपकर ये सब देख रहे थे। कॉलेज की कैंटीन में अब भी अफरा तफरी थी। डीडी के गुंडे तोड़फोड़ करके शेर की तरह घूम रहे थे और उनका लीडर लक्ष्य मुस्कराते हुए सब देख रहा था। तभी कॉलेज के गेट से बाइकों का काफिला अंदर घुसा। धड़ 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 धड़। कॉलेज के गेट से एक साथ 6 से 7 बाइक्स धुएं के बादलों को पीछे छोड़ती हुई अंदर घुसी। सवार सब लड़के स्टाइलिश जैकेट्स, गॉगल्स और चाल में पूरा बॉस टाइप एटीट्यूड। जैसे ही कैंटीन की तरफ बढ़े, सारे स्टूडेंट्स फिर से साइड हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी इनके रास्ते में आने की। ये भी डीडी के आदमी थे। फिर हुआ वो जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बाइक्स के बीच से एक पुरानी सी साइकिल सरसराती हुई आकर बीचों बीच रुक गई। ब्रेक की आवाज नहीं आई, लेकिन एंट्री दमदार थी। साइकिल पर बैठा लड़का सफ़ेद शर्ट, गिटार एक कंधे पर टेढ़ा लटका हुआ और माथे पर थोड़े गीले बाल चिपके हुए। चेहरे पर वो मासूमियत थी जो शायद टीचर के सामने काम आ जाए, लेकिन आंखों में वो शरारत थी जो सीधे किसी बवाल का हिस्सा बन सकती थी। वो उतरते ही बोला, ओह माफ़ करना भाई लोगों, बाइक्स की रेस में साइकिल का इज्जत से बच निकलना भी कोई छोटी बात नहीं। ये अयान था, कॉलेज का सबसे नॉन सीरियस दिखने वाला लेकिन सबसे अनप्रेडिक्टेबल लड़का, जो दिल का साफ भी था और दिमाग से चालाक भी। उसे कोई हीरो नहीं मानता था, लेकिन आज से कहानी की दिशा बदलने वाला वही बनने वाला था। इसके सिर्फ 2 सपने थे, पहला शहर का सबसे मशहूर सिंगर बनना और दूसरा रिधिमा से शादी करना। वहां खड़े लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये साइकिल बाइक के साथ आई है या बाइक साइकिल के साथ। चारों तरफ सबकी नज़र उसी पर थी, कुछ हैरानी, कुछ हंसी, कुछ शक की। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अयान ने अपने पीठ पर टंगे गिटार बैग को पीछे से कसकर पका और बगल में खड़े एक गुंडे को ऐसा मुक्का मारा कि वो सीधा लक्ष्य के पैरों में जा गिरा। धाम! जब अयान ने उस पहले गुंडे को उठाकर फेंका तो दूसरा पीछे से आया, लेकिन अयान ने गिटार को एक हाथ से पकड़कर अपनी कोहनी से उसे नीचे गिरा दिया। एक लड़का गिटार की स्ट्रैप पकड़ने ही वाला था कि अयान ने जोर से चिल्लाया, डोंट टच माय
ड्रीम, और अगले ही पल उसने उसे जमीन पर पटक दिया। अब अयान की आंखों में लड़ाई से ज्यादा जुनून था, वो जुनून जो किसी को अपना सपना छीनने नहीं देगा। ये सब देखकर लक्ष्य ने जोर से चिल्लाया, साले, ये क्या कर रहा है? अयान की आंखें अब मुस्कुराने के बजाय सीधे लक्ष्य को घूर रही थीं। तुझे कॉलेज में गुंडा बनने का बहुत शौक है। नहीं तुझे है, मुझे तो बस रिधिमा का हीरो बनने का शौक है, अयान ने लक्ष्य को बीच में रोकते हुए कैजुअल अंदाज बोला। लक्ष्य का चेहरा अब गुस्से से तमतमा रहा था। दोनों की नजरें टकराईं। ये टकराव कोई नया नहीं था। अयान और लक्ष्य एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। कभी एक ही क्लास में साथ बैठे थे, लेकिन रास्ते बिल्कुल उलट थे। लक्ष्य ताकत और नाम के पीछे पागल, अयान सच्चाई और मजाक के बीच संतुलन रखने वाला। अबे अयान, तू यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। लक्ष्य की आंखों में खून उतर आया। तो फिर यहीं से शुरू करते हैं ना आखिरी चैप्टर, अयान बोला, आवाज शांत लेकिन नजरों में तूफान। अब लक्ष्य ने कैंटीन में खड़े गुंडों को इशारा किया जो तोड़फोड़ करके फ्री खड़े थे। अयान इन्हें आता देख अलर्ट हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कंधे पर भूसा मारा, इतना सीधा और ताकतवर कि वो फिर से जमीन पर औंधा गिर गया। बाकी के गुंडे अब पीछे नहीं हटे। 4 लड़के एक साथ अयान की ओर लपके। अबे घेर लो इसे। लेकिन अयान, वही शांत चेहरा, वही हल्की मुस्कान, जैसे उसे पता हो अगला मूव क्या होगा, और उससे अगला भी। पहले लड़के ने मुक्का मारा। अयान ने झुककर उसे कंधे से उठाकर पूरी ताकत से पीछे फेंका। दूसरा आया। अयान ने उसकी कलाई पकड़कर घुमा दी और उसका चेहरा जमीन से टकराया। तीसरा दौड़ा, लेकिन इस बार अयान ने साइकिल की चैन निकालकर उसके पैर में लपेट दी। वो लड़का गिरा तो बाकी 3 भी ठिठक गए। अब भीगती जमीन पर कीचड़ उछल रहा था और अयान के कपड़ों पर धब्बे पड़ चुके थे, लेकिन उसका हौसला अब भी साफ था। फाइट का हर पंच जैसे रुक रुक कर फिल्म की स्लो मोशन क्लिप बन रहा था। स्टूडेंट्स छत से झांक रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे तो कुछ दुआ कर रहे थे कि कोई तो इन गुंडों से भिड़ा। लक्ष्य अब भी कैंटीन के कोने में खड़ा था, भीगा हुआ, लेकिन उसका चेहरा अब हैरान था, गुस्सैल नहीं। उसकी आंखें कह रही थीं, ये वही अयान है जिसे मैं जानता हूँ। एक गुंडा पीछे से अयान पर लोहे की रॉड से वार करता है, लेकिन अयान घूमता है और भूसे से सीधे उसकी छाती पर वार करता है। गुंडा वहीं गिरता है हाँफता हुआ, हार चुका। अब मैदान में कोई नहीं बचा, सिर्फ अयान और पीछे खड़ा लक्ष्य। अयान की सांसें तेज चल रही हैं, बाल चेहरे पर चिपक चुके हैं, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी नजरों से लक्ष्य को घूर रही थी जैसे पूछ रही हों, अब तेरी बारी। लक्ष्य मुस्कुराया, 2 कदम आगे बढ़ा और ठीक उसके सामने आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, जानता है तू किससे पंगा ले रहा है? ये डीडी के लोग हैं, तुझे और तेरे इस सपने को जलाकर रख देंगे। अयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ड्रीम इन्फिनिट होते हैं और मेरे ख्वाबों का अंत कभी नहीं होगा। ये मेरे साथ हमेशा जिंदा रहेंगे, फिर चाहे कोई भी बीच में आए, डीडी या उसका बाप। लगता है डीडी और उसके कहर से वाकिफ नहीं है, लक्ष्य ने ठंडी आवाज में बोला। डीडी? वैसे ये किस चिड़िया का नाम है? लक्ष्य का जब डर कस गया। चिड़िया नहीं बे, बाज है। उड़ती नहीं, सीधे झपटती है। और तू उसका अंडा है ना, इसलिए इतनी गर्मी में भी उसकी साइड ले रहा है, अयान ने झट से बोला। ये सुनकर स्टूडेंट्स में हंसी की हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी, लेकिन लक्ष्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अबे साले, उसने झटके से साइकिल पर टिका गिटार बैग उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। धाक, गिटार टूटने की आवाज, जैसे अयान का सपना चटक गया हो। एक पल को जैसे वक्त थम गया। अयान की आंखों में कुछ बदल गया था, उस हंसी में अब गुस्सा उबाल बनकर बाहर निकल आया। तूने मेरा गिटार तोड़ा। वो सीधे लक्ष्य से भिड़ा, 2 घूंसे, एक धक्का, लक्ष्य लखा आ गया। अब अयान उसे लगातार मुंह के जड़ रहा था, लेकिन तभी एक थप्पड़ अयान के गाल पर पड़ा। धप। ये एक थप्पड़ इतना जोरदार, इतना तेज कि अयान की गर्दन घूम गई। ये रिद्धिमा थी, वो अचानक पीछे से आई थी, भीगे बाल, लाल होंठ और आंखों में आग। कॉलेज की सारी भीड़ सन हो गई। अयान अब भी हैरान खड़ा था, गाल पर थप्पड़ का निशान, लेकिन आंखों में सवाल। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़ी थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चाल पूरी करने के बाद शिकार को देखता है। सन्नाटा। कॉलेज की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। अयान अब भी उस थप्पड़ को महसूस कर रहा था, जो सिर्फ गाल पर नहीं, रूह तक जा चुका था। उसकी आंखें अब भी अपनी रिद्धिमा को ढूंढ रही थीं, जिसे उसने पिछले 6 महीनों से अपना सब कुछ मान लिया था। रिद्धिमा अयान की गर्लफ्रेंड थी, उसकी रिद्धिमा, जो उसके हर गाने की वजह थी, जिसके लिए उसने अपना पहला कॉन्सर्ट प्लान किया था, जिससे वादा किया था एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन आज वो थप्पड़ मारकर सीधे लक्ष्य के पास जा खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लक्ष्य पर हाथ उठाने की? रिद्धिमा की चीख पूरे कैंपस में गूंज गई। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा लक्ष्य? वो बुदबुदाया। रिद्धिमा, ये क्या बोल रही हो? अयान ने होले से कहा। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा, पहली बार उस नज़र से, जो अब प्यार वाली नहीं थी, बल्कि तिरस्कार से भरी थी। वो लक्ष्य को उठाते हुए बोली,
ये वो लड़का है जो मेरे लायक है अयान, न कि कोई गिटार बजाने वाला मुफलिस। तू क्या देगा मुझे? सपनों का पुलाव, 2 वक्त की चाय तक नहीं पिला सकता ढंग से, और तू चला है हीरो बनने। अयान अब भी समझ नहीं पा रहा था, उसकी धड़कनें तेज थीं, आंखें नम, और हाथ अब भी गिटार की टूटी स्ट्रैप थामे हुए। रिद्धिमा, हम दोनों तो, बस करो अयान, वो बीच में ही बोल पड़ी। तुमने समझ लिया था कि मैं तुम्हारी थी, लेकिन भूलो मत, मैं एक बिजनेसमैन की बेटी। रिद्धिमा मेहरा, जो अपनी लाइफ किसी फुटपाथी सिंगर के नाम नहीं करेगी। कॉलेज के हर कोने में सन्नाटा था। भीड़ अब भी तमाशा देख रही थी, पर अब ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये टूटते सपनों की आवाज थी। लक्ष्य रिद्धिमा का हाथ पकता है और दोनों एक साथ चलते हुए कॉलेज गेट की तरफ बढ़ते हैं। पीछे खड़ा अयान बस देखता रह जाता है, टूटा गिटार, भीगी जमीन और आंखों में वही सवाल। उसने मुझे आईना दिखा दिया। अयान का एक सपना तो टूट चुका था, बचा दूसरा। दोपहर की धूप बारिश के बाद थोड़ी मध्यम हो गई थी। कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा अयान भीगी जमीन की तरफ देख रहा था। गिटार की टूटी स्ट्रैप अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि दिल में फंसी हुई थी। न कोई शोर, न कोई संगीत, बस एक चुप्पी थी। उसी चुप्पी को तोते हुए 3 परछाइयां उसके पास आकर रुकीं। ओए हीरो, ये तेरा साइलेंट सॉन्ग कब खत्म होगा? अयान ने नजर उठाए तो देखा सामने उसकी दोस्त माया थी। कंधे पर कीबोर्ड का बैग, होठों पर तना हुआ कॉन्फिडेंस और आंखों में दोस्ती का सच्चा लहजा। उसके साथ रवि था, ड्रमस्टिक उंगलियों में घुमा रहा था, जैसे किसी गुस्से को बीच में उतारना चाहता हो। और तीसरा आदि गिटार का सहारा लेकर बैठ गया अयान के पास। क्यों बे? रिद्धिमा के थप्पड़ से सुर बिगड़ गए क्या? अयान कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखें अब भी बुझी हुई थीं। माया धीरे से बैठी और बोली, देख अयान, वो तेरे लायक थी ही नहीं, और अब वक्त है वापस रियाज में लौटने का, न कि पछतावे में। रवि ने सीधा मुद्दे पर बात की। आज शाम एक इवेंट है, सुप्रीम क्लब में परफॉर्मेंस के पूरे 25,000 मिलेंगे। तेरे एग्जाम की फीस के लिए शुरुआत आज से शुरू कर ले। अयान को याद था 3 महीने बाद एग्जाम था और फीस जमा करने के लिए 1-1 रुपये जोने थे, जिसकी शुरुआत अगर उसने आज से नहीं की तो शायद वो वक्त पर पैसे नहीं जुटा पाएगा। आदि ने पीठ ठोकते हुए कहा, हमारा सिंगर टूट नहीं सकता, तू ही तो है जो स्टेज पर आग लगाता है। अयान ने पहली बार ऊपर देखा, इन चेहरों में उसे वो नजर आया जो रिद्धिमा में नहीं था। सच, वो गिटार का टूटा हिस्सा उठाता है, उसे बैग में रखता है, और फिर गहरी सांस लेकर कहता है, चलो, स्टेज बुला रहा है। तीनों ने तालियां बजाईं और रवि ने चुटकी ली। अब आएगा मजा, हमारे गायक साहब वापस लौट आए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये ठीक कराना होगा। अयान ने गिटार की तरफ इशारा किया और सीढ़ियां उतरता हुआ बोला, एड्रेस व्हाट्सएप कर देना, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। कप्तान, और कितनी देर लगेगी? अयान ने सामने बैठे एक बुजुर्ग से झुंझलाते हुए कहा। अयान म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की शॉप पर था, अपना टूटा गिटार ठीक करवाने के लिए आया था। इस दुकान के ऑनर मिस्टर कप्तान थे। इनकी दुकान और हर तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे और ये उनकी मरम्मत भी करते थे। अयान अक्सर इनसे अपना गिटार ठीक करवाता था, लेकिन इनकी काम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। बस थोड़ी देर और, कैपट ने थरथराती आवाज में बोला। अयान ने एक नज़र दुकान के बाहर देखा कि मौसम ने अपना रुख बदल लिया था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और सड़कों पर लोगों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। बिजली की गड़गड़ाहट हर थोड़ी देर में पूरे शहर को चौंका रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो बारिश की बूंदों के साथ चेहरे को छू रही थी। सड़क किनारे पेड़ों की शाखाएं हवा के तेज झोंकों से झूम रही थी। ये सब नज़ारे देखकर अयान का दिल जोरों से धक रहा था। उसे जल्दी से इवेंट में पहुंचना था। अगर आज देर हुई तो शायद ये चांस उसके हाथों से निकल सकता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। ब्रो, कहाँ है तू? जल्दी आ जा, हमने अगर जल्दी अपनी परफॉर्मेंस शुरू नहीं की तो ये लोग डील कैंसिल कर देंगे, आदि ने उधर से कहा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आदि, ये डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ये कहकर अयान ने कॉल कट कर दी। ये लो, तुम्हारा गिटार ठीक हो गया, आज की पार्टी में इसके सुर से आग लगा देना, कप्तान ने हंसते हुए कहा और गिटार अयान की तरफ बढ़ा दिया। थैंक गॉड, अयान ने कहा और गिटार उनके हाथों से ले लिया। इन्हें पैसे देकर वो दुकान से जा ही रहा था कि उसकी नज़र सामने रखे रेनकोट पर पड़ी। क्या आप मुझे ये रेनकोट दे सकते हैं? प्लीज़, मैं वापस कर जाऊंगा, अयान ने मासूम चेहरा बनाकर प्लीज़ करते हुए कहा। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कैप्टन ने झुंझलाते हुए कहा। कैप्टन काफ़ी कंजूस थे। अयान निराश होकर जाने लगा, तभी कैप्टन ने उसे रोकते हुए बोला, रुको, मेरे पास एक छतरी है, तुम चाहे तो इसे ले जा सकते हो। अयान ने उनके हाथों से अम्ब्रेला तो ले लिया था, पर यह भी इसकी गलती थी। ये बंद नहीं हो रहा है, अयान ने छाता हाथ में लेते हुए बोला। हाँ, ये बंद नहीं होता, कैप्टन ने नॉर्मल टोन में बोला। बाबा ए आदम जमाने का है क्या? अयान फुसफुसाया। कुछ कहा तुमने? कैप्टन ने अयान की घूरते हुए कहा। नहीं,
नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ, अयान ने कहा और अम्ब्रेला को लेकर वहां से निकल गया। अयान अपने हाथ में गिटार लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसने अभी अभी अपने गिटार की मरम्मत करवाई थी। वह एक हाथ में गिटार का केस पकड़े और दूसरे हाथ से छतरी को सिर पर ढके बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके जूतों से पानी उछल रहा था और कभी कभी कोई गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरती तो सड़क के कीचड़ भरे पानी की छींटें उसकी जीन्स पर पड़ जाती। वह थोड़ी झुंझलाहट के साथ ऊपर आसमान की ओर देखता और बुदबुदाता, आज ही तूफान आना था, है ना? शुक्रिया, किस्मत। अयान सड़क के किनारे खड़ा ऑटो को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही एक लड़की पर पड़ी जो दुल्हन बनी थी। वह शादी के जोड़े में सजी हुई थी, बारिश में भीगी जा रही थी। उसका चेहरा थोड़ा बुझा हुआ था, जैसे वह किसी भारी बोझ तले दबी हुई हो। वह अपनी लहंगे को समेटते हुए किसी तरह से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन बार बार गिरती बारिश की मोटी मोटी बूंदों के कारण चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह घबराई हुई दिख रही थी। उसे देखकर अयान को ऐसा लगा कि वह शायद किसी ऐसे रास्ते पर जा रही थी जहां उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो मदद के लिए जाना चाहता था लेकिन वक्त नहीं था। फिर अयान ने देखा कि वो गिर गई है। अब वो उसके पास तेजी से गया और अपना अम्ब्रेला उसके सिर की तरफ बढ़ा दिया और फुसफुसाया, सहा भी नहीं जा रहा, कहा भी नहीं जा रहा, क्या करूं? फिर एकदम बोल पड़ा, क्या आप ठीक हैं? इतनी नर्म आवाज़ सुनकर उस लड़की को अपनेपन का एहसास हुआ और उसने नज़रें उठाकर देखा कि कोई अजनबी शख्स उसके सिर पर छाता लिए खड़ा था। मैं ठीक हूँ, ये कहकर उस लड़की ने उठने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। अयान से अब इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो भूल चुका था कि उसे परफॉर्मेंस के लिए जाना था। इसने अपना गिटार केस अपने कंधे पे टांगा और इसे सहारा देने के लिए हाथ बाया। वो लड़की अयान का हाथ थामकर खड़ी हो गई, लेकिन जब अयान की नज़र उस लड़की की कलाई पर पड़ी तो अयान को पकड़ ढीली हो गई। उसके हाथ में भी वही जलते सूरज का टैटू बना था जिसमें डीडी लिखा था। ये वही टैटू था जो उन गुंडों के हाथ में थे जो आज कॉलेज में तबाही मचा रहे थे। इसे देखकर अयान के दिल में कई सवाल थे पर जवाब देने की इसकी हालत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने वक्त की नज़ाकत को समझा और इस बात को जाने दिया कि सिर्फ एक टैटू ही तो है। अम्ब्रेला अयान के हाथ में थी, लेकिन उसने इस लड़की को ढका हुआ था क्योंकि अयान जानता था कि अगर वो भी अम्ब्रेला में घुस जाता तो उसे इस लड़की के काफ़ी नज़दीक खड़ा होना पड़ता, जो शायद इस लड़की को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो खुद बारिश में भीग रहा था। आपको कहाँ जाना है? अयान ने नर्म लहजे से पूछा। वो लड़की कुछ कहती कि पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो 3 गार्ड उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहना था। ये दिखने में किसी के बॉडीगार्ड लग रहे थे। इन्हें आता देख इस लड़की की सांसें उखड़ने लगी, चेहरे पर एक खौफ तारी हो गया। अयान ने देखा कि उन लोगों के आने की आहट से ही इस लड़की के तेवर पूरी तरह बदल चुके थे। वो समझ गया कि ये किसी मुसीबत में है। उसने इसका हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। सामने एक पतली सी गली थी, अयान ने इसे वहां छिपा दिया। अयान खुद गली के बाहर आकर खड़ा हो गया था, मानो किसी को भी अंदर नहीं जाने देगा। तूने यहाँ किसी लड़की को देखा है? एक गार्ड जिसका नाम जगताप था अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अयान की नज़र इसके हाथ पर पड़ी जिसकी कलाई में एक जलते हुए सूरज का टैटू बना था जिसमें डीडी लिखा था। ये उसी डीडी ग्रुप का टैटू था जिसके बारे में लक्ष्य बात कर रहा था। हाँ, अयान ने कहा कैजुअल अंदाज में बोला। ये सुनकर अंदर बैठी उस लड़की के होश उड़ गए। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहां देखो कितनी सारी लड़कियां हैं और उधर तो देखो कितनी खूबसूरत है भाई। अयान उन गार्ड्स को सड़क के किनारे खड़ी बारिश से बचती हुई लड़कियों को दिखा रहा था। पागल है क्या, हम इनकी बात नहीं कर रहे। उस लड़की ने रेड कलर का लहंगा पहना है। तूने किसी ऐसी लड़की को देखा है तो बता। हाँ, तो आप उन्हें लहंगा देंगे तो ये भी पहनकर वैसी ही लगेंगी जैसा आप चाहते हो। अयान जानबूझकर इन गार्ड से आड़ी टेढ़ी बातें कर रहा था। ये सचमुच पागल है, इसके पीछे वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, चलो कहीं और ढूंढते हैं। ये कहकर वो गार्ड्स दूसरी दिशा में चले गए। अयान ने उन्हें जाता देख लंबी सांस ली और गली में घुस गया। वो उस लड़की के पास गया जो अब तक बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उठो, क्या हुआ तुम्हें? अयान ने उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अयान ने बिना वक्त बर्बाद किए उसे उठाया और करीबी हॉस्पिटल में एडमिटेड कर दिया। वो इसे इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी कुछ मजबूरियां थी। तेज बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन अयान का मन अब भी भारी था। वो दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे क्लब पहुंचा, जहां भीड़ पहले से मौजूद थी। स्टेज की रोशनी जगमगा रही थी और आयोजक बार बार घड़ी देख रहा था। माया, रवि और आदि अयान को देखकर दौड़ पड़े। कहाँ रह गया था यार? 30 सेकंड और नहीं आता तो डील कैंसिल थी। अयान ने कुछ नहीं कहा। उसकी सांसें तेज थीं और कपड़े बारिश से भीगे हुए, शर्ट चिपकी हुई, बाल गीले और आंखों में थकावट। लाइट्स वाले से कह दो मुझ पर स्पॉटलाइट मत डालना, अयान ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। आदि थोड़ा चौंका, पर क्यों? तू ही तो सेंटर परफॉर्मर है।
कपड़े तो देख सारे खराब हो गए हैं बारिश में, अयान ने शर्ट को साफ करते हुए कहा, लेकिन ये उसने गंदे कपड़ों की वजह से नहीं कहा था, बल्कि किसी और वजह से कहा था। गेट पर एंट्री करते वक्त अयान की नज़र ऐसे शख्स पर पड़ी थी जिसे अयान खुद को परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखा सकता था। अयान ने परफॉर्मेंस शुरू की। भीड़ का शोर थमता है, स्टेज की लाइटें बुझती हैं और सिर्फ एक साइड लाइट जलती है जहां अयान अपनी टूटी हुई आवाज़ में पहला सुर छेदता है। जिंदगी के नाम पर बस एक ख्वाब है बाकी, चेहरे पे हंसी नहीं फिर भी नकाब है बाकी। लोग सुनने लगते हैं, कोई उसे देख नहीं पा रहा लेकिन उसकी आवाज़ दिलों में उतर रही है। लेकिन जब गाना खत्म हुआ, स्टेज पर सारी लाइटें एक साथ ऑन हो गईं। अयान के ऊपर रोशनी पड़ी और उस शख्स की निगाह भी अयान पर पड़ी जिससे वो अब तक बच रहा था। ये थे सत्येंद्र सिंह अरोड़ा। उनकी निगाहें सीधी अयान से टकराईं। एक पल को सब कुछ रुक गया। सत्येंद्र की आंखें अयान को पहचान चुकी थीं और अयान ने भी जान लिया था अब छुपने का कोई फायदा नहीं। अयान ने गिटार उठाया और फौरन स्टेज से नीचे उतरने लगा। उसने दरवाजे की तरफ तेजी से बना शुरू किया, लेकिन तभी सामने दो पुलिस वाले आ खड़े हुए। मिस्टर अयान सिंह जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है एक लड़की के किडनैप के इल्जाम में। भीड़ चौंक गई। कैमरों की लाइटें अब और तेज थीं। हर कोई फुसफुसा रहा था, ये वही सिंह है। उद्धरण। अयान एकदम सन रह गया। क्या? उसके मुंह से मुश्किल से निकला। मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। आपको सारी सफाई देने का मौका मिलेगा थाने में, एक पुलिस वाले ने कहा और उसकी कलाई में हथकड़ी लगा दी। अयान ने जिस लड़की को उन गुंडों से बचाया था उसने इस पर खुद की किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया था। अयान को जब ये पता चला तो उसने एक जोरदार मुक्का बनाकर जेल की दीवारों पर मारते हुआ बोला, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, आग लगा दूंगा, सब जला दूंगा, मैं बदला लूंगा। कैसे लोगे बदला? जेल के अंदर से एक भारी आवाज ने बोला। ये सत्येंद्र थे जो अब अयान के सामने खड़े थे। इन्हें देखकर अयान ने अपनी नज़रें शर्म से नीचे कली। तुम अपनी 6 महीने की परीक्षा में असफल रहे हो, अब तुम्हें घर लौटना होगा अयान, सत्येंद्र ने गुस्से भरी आवाज में बोला। सत्येंद्र सिंह अरोड़ा अयान के पिता थे। अयान इनका बेटा था। सत्येंद्र और इनका पूरा परिवार चाहता था कि अयान बिजनेस ज्वाइन करके उसे आगे बढ़ाए, लेकिन अयान की अपनी एक दुनिया थी जिसमें उसके अपने खुद के सपने थे। अयान की जिद पर इसे 6 महीने का समय दिया गया था। इन 6 महीने में अगर वो सिंगिंग की दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पाया तो उसे घर लौटना होगा, लेकिन इस शर्त के साथ एक और शर्त जुड़ी थी कि अगर अयान ने इन 6 महीने में कुछ भी ऐसा किया जिससे उसके परिवार को शर्मिंदा होना पड़े तो उसी वक्त अयान को दिए गए समय को वापस कर लिया जाएगा और इसे बिजनेस ज्वाइन करना होगा। किडनैपिंग के इल्जाम से अयान पर परिवार का नाम खराब करने का दाग लग चुका था। अब बारी थी अयान के बिजनेस ज्वाइन करने की, लेकिन अभी अयान के 6 महीने पूरे होने में 6 दिन बाकी थे। 6 महीने पूरे होने में अभी 6 दिन बाकी हैं पापा, गुस्से में लेकिन ठंडी आवाज में अयान ने बोला। अयान ने फैसला कर लिया था, पहले वो माफिया डीडी से बदला लेकर खुद पर लगे इल्जाम को हटाएगा, उसके बाद ही वो अपने सपनों को पंख देगा। अयान 6 दिन में क्या करेगा? अयान अपना बदला कैसे लेगा? अयान डीडी तक कैसे पहुंचेगा? क्या वो डीडी से जीत पाएगा या फिर उसके सपनों का अंत हो जाएगा? एक शानदार होटल का गैलेक्सी रूम जहां बड़े शीशों से पूरे शहर का नज़ारा दिखता है। कमरे में महंगी लकड़ी की कुर्सियां और एक बड़ा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। टेबल के बीच में क्रिस्टल का शोपीस रखा था। यहाँ बड़े बड़े बिजनेस के डिस्कशन हुआ करते हैं। सत्येंद्र, शक्ति सिंह अरोड़ा अयान के दादाजी और राजेश अयान के फूफा और इस घर के जमाई जो कि पूरी तरह बिजनेस में इन्वॉल्व्ड हैं, टेबल पर बैठे थे। माहौल गंभीर था। अयान दरवाजे से अंदर आया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वह हाल ही में लगाए गए झूठे इल्जाम से परेशान था। अयान, हमने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जिद पर 6 महीने का समय दिया था कि तुम अपने सपने को पंख दोगे, लेकिन हमने एक शर्त रखी थी जिसे तुम पूरा नहीं कर पाए, शक्ति ने पूरी शक्ति से ऊंची और बुलंद आवाज में बोला। पापा सही कह रहे हैं अयान, हमें लगा था कि तुम समझदार हो, लेकिन तुमने पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। सत्येंद्र ने ऊंचे लहजे में बोला। पापा, दादाजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो इल्जाम झूठा है। मैं सिर्फ अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा था। किसी ने मेरी छवि खराब करने के लिए ये चाल चली है। छवि खराब करने की बात कर रहा है? लड़के, ये शोबिज की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। घर लौटाओ और बिजनेस में हाथ बटाओ। तुम्हारे सपनों से सिर्फ समस्याएं पैदा होंगी। राजेश ने हंसते हुए कहा। राजेश अयान को शुरू से ही पसंद नहीं करते थे। इन दोनों की उम्र के साथ साथ इनकी सोच में भी काफी फर्क था। अयान, सच बताओ, वो लड़की कौन थी और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? दादाजी ने सीरियस टोन में पूछा। मैं उस लड़की को नहीं जानता। मैंने सिर्फ उसकी जान बचाई थी। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया मुझे नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए दादाजी, अयान ने शक्ति को समझाते हुए बोला। शक्ति पूरी तरह से अयान के बारे में गलत सोच रहे थे। वाह भतीजे वाह, कहानी तो अच्छी है तुम्हारी, पर कुछ खास दम नहीं है। चलो उसका नाम ही बता दो ताकि हम उसका पता निकाल कर खुद उससे पूछ लें, राजेश ने ताली बजाते हुए बोला।
क्यों फूफा जी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? अयान अग्रेसिव होते हुए बोला। राजेश को अयान पर रद्दी भर भी भरोसा नहीं था। हम तुम्हारी बात और एक बार मान ले, लेकिन दुनिया को कैसे बताएंगे कि तुम सही हो? सत्येंद्र ने कड़क लहजे में कहा। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सच को सबके सामने ले आऊंगा, अयान ने मोहलत मांगते हुए कहा। हरगिज नहीं, तुमने 6 महीने मांगे थे जो कि अब पूरे हो चुके हैं, अब तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा, शक्ति ने गुस्से से कहा। माफ कीजिएगा दादाजी, पर अभी 6 महीने में 6 दिन बाकी है और इन 6 दिनों में मैं खुद पर लगाए गए झूठे इल्जाम को हटा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, अयान ने नर्म लहजे में बोला। बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। जब 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो 6 दिन में तुम कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? राजेश ने इनकार का इजहार करते हुए अपना फैसला सुनाया। तुमने कभी भी अरोड़ा ग्रुप की सफलता के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, पर अब समय है कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो, दादा जो ने कड़क अंदाज में बोला। अयान का इस बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन है ये तो सबसे अच्छे से कबीर शेखावत ही जानता था, जो कि हाथ बांधे शक्ति सिंह अरोड़ा के बराबर में खड़ा था। कबीर अरोड़ा ग्रुप का मैनेजर था। जब भी कंपनी मुसीबत में होती थी तो अयान अपने आइडियाज से कंपनी को मुसीबत से निकालने में मदद करता था, लेकिन ये बात सिर्फ कबीर ही जानते थे। अयान का दिल सिंगिंग में और दिमाग बिजनेस में चलता था, लेकिन वो ज़्यादा दिन इस बात को छिपा नहीं पाए। पूरे अरोड़ा परिवार को ये पता था कि अयान को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब परिवार के लोगों को ये पता चला कि वो अयान ही है जो कबीर के जरिए न्यू और बेटर आइडियाज़ के प्रोजेक्ट उन तक पहुंचाता था, तब इन्होंने अयान को बिजनेस सौंपने का फैसला किया। आज ये लोग इस बच्चे की जान लेकर ही रहेंगे, कबीर ने मन मन ही खुद से बोला। कबीर अयान की फिक्र और इज्जत दोनों किया करते थे। ये बहुत ईमानदार थे, लेकिन एक गलती से अयान का सारा सच सबके सामने आ गया। शक्ति सिंह अरोड़ा के वफादार थे, इसलिए इन्होंने अयान को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अपने ड्रीम की वजह से अयान ने अपनी असली पहचान छुपा कर रखी थी, कोई नहीं जानता था कि अयान अरोड़ा परिवार का बेटा है। पापा जी मेरी माने तो अब इसे लड़के को और मोहलत देने की जरूरत नहीं है, न जाने आगे क्या कर बैठे, राजेश ने शक्ति सिंह की तरफ देखते हुए कहा। मैं जो करूंगा उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, अयान ने हल्की सी मुस्कान लेकिन खिलाते हुए कहा। अपनी गारंटी अपने पास रखो, राजेश ने नाक फुलाते हुए कहा। बस करो अब सब, शक्ति सिंह चिल्लाते हुए खड़े हुए और अपना फैसला सुनाने लगे। अयान हम तुम्हारी शर्तों अनुसार 6 दिन का समय तुम्हें देते हैं, उस लड़की को ढूंढो और खुद पर लगे हुए आरोपों को झूठा साबित करो और अपनी ड्रीम को हासिल करो। अगर 6 दिन में ये काम तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें वापस लौटना होगा और ये हमारा आखिरी फैसला है। ये सुनकर अयान ने राहत की सांस ली और धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। देखते हैं ये नाटक और कहाँ तक चलता है, राजेश ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम अयान पर नज़र रखोगे, वो इस केस में किसी भी तरह से हमारी फैमिली का नाम या पैसे का इस्तेमाल ना करे, दादाजी ने राजेश की तरफ देखते हुए हुक्म दिया। ठीक है पापा जी, आपका हुक्म सर आंखों पे, राजेश ने बोला और अपने काम पर लग गया। क्या लगता है तुम्हें अयान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? शक्ति ने सत्येंद्र से पूछा। पता नहीं, पर जिद्दी है अपने बाप की तरह, ये कहते हुए सत्येंद्र के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुके थे। तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा नहीं। 6 महीने में तुम उसे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं कर पाए, शक्ति ने कठोरता से बोला। ये सुनकर सत्येंद्र का चेहरा शर्म से झुक गया था, अपने बेटे पर उनका कोई जोर नहीं चल रहा था। रात के 12 बज रहे थे, मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन अयान की आंखों में आग थी। वो अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा था। उसने गिटार को एक ओर रखा, फोन उठाया और एक पुराना नंबर डायल किया। कॉल उठते ही दूसरी ओर से एक महिला की सख्त लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। कमिश्नर मालिनी त्रिपाठी। मैम, मैं अयान बोल रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मालिनी ने गहरी सांस ली और बोली। ओह अयान, बताओ कैसे याद किया? कहीं टीम ज्वाइन करने का फैसला तो नहीं कर लिया? कॉलेज के दिनों में अयान ने एक मिशन में इनकी मदद की थी। तब मालिनी ने कहा था तुम आर्मी फोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन अयान ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे अपने सपनों से बहुत प्यार था और ये भी जानती थी कि अयान के सपने उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मुझे डीडी को गिरफ्तार कराना है, उसका पूरा जाल तोड़ना है। वो अब सिर्फ एक माफिया नहीं, मेरे सपनों की कातिल है। फोन के उस पार कुछ देर खामोशी रही, फिर मालिनी की थकी हुई आवाज आई। डीडी को पकड़ना आसान नहीं है अयान, हम पिछले 2 सालों में 5 ऑपरेशन प्लान कर चुके हैं। हर बार लगा कि अब पकड़ लेंगे, लेकिन हर बार हम हार जाते हैं। उसके पास पैसा है, पावर है और हर सिस्टम में उसके अपने लोग हैं। हमें हर बार ऐसा लगा कि वो हमसे एक कदम आगे है। ये सुनकर अयान की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन इरादे कमजोर नहीं हुए थे। उसकी आवाज में अब भी लोहा था। लेकिन अब डीडी के डर और ताकत से मुंबई को आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। वैसे इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है, उसे पकड़ने का मिशन। डीडी, मालिनी में कहा। प्लीज़ मैम, मुझे भी इसमें शामिल के लीजिए, अयान ने फौरन बोला। मालिनी ने जवाब में कहा, नहीं, हम तुम्हें इस ऑपरेशन में शामिल नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। देखिए मैडम, मेरे सपनों का सवाल है, अयान ने रिक्वेस्ट करते हुए बोला।
देखो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें इस केस की अपडेट्स देती रहूंगी, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, मालिनी ने साफ शब्दों में कहा। ओके मैडम थैंक्स, अयान ने कहा और कॉल कट कर दी। अयान अब सड़क पर निकला चुका था, रात काटना उसके लिए भरी पड़ रही थी। वो चल रहा था पर उसे अब जाना कहाँ था ये उसे नहीं मालूम था। उस लड़की को कैसे सबके सामने लाना था ये भी उसे नहीं मालूम था। लेकिन एक बात इसमें दिल में अभी भी खटक रही थी कि बचपन से कभी भी किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं हुआ करता था सिवाय मॉम डैड के। मेरे ड्रीम से भी किसी को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पिछले 6 महीनों से सब मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे मैं ही इस एम्पायर को आसमान पर ले जाऊंगा। ये कहते हुए अयान ने जमीन पर पड़े एक छोटे पत्थर को जोर से पैर मार दिया और वो रोड पर चल रही एक कार से जाकर टकरा गया। कार के शीशे में दरार पड़ गई। शीशे में दरार देख के गाड़ी से 2 आदमी बाहर निकले और अयान की तरफ बनने लगे। ओए तूने हमारी गाड़ी डैमेज की, ये कहते हुए उनमें से एक आदमी ने अयान का कॉलर पकड़ लिया। वो सॉरी गलती से, अयान कहते कहते रुका। उसकी नज़र उस आदमी के हाथ पर पड़ी जिसकी कलाई में वही जलते सूरज का टैटू बना था जिसके बीच में डीडी लिखा था, जो उस रात उन दोनों गार्ड के, उन गुंडों के और उस लड़की की कलाई पर बना था। बोलती बंद हो गई तेरी, उस आदमी ने बुलंद आवाज में बोला। बोलेगा तो अब तू, ये कहते हुए अयान ने उसका हाथ अपने कोलार से हटाए और मोड़ते हुए जमीन पर गिर दिया। उसने आदमी के सीने पर एक लात मारी और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, बोल किसके लिए काम करता है? तेरा बॉस कौन है? डीडी कौन है? और कहाँ मिलेगी? ये देखकर दूसरा आदमी अयान की तरफ बढ़ा और अयान पर वार करने के लिए उसे पीछे से पकड़ लिया, लेकिन अयान ने उसे पीछे से पलटकर जमीन पर पटक दिया। बोलो किसके लिए काम करते हो? अयान ने अपना सवाल फिर दोहराया। ये सब देखकर गाड़ी में बैठे और लोग भी अब बाहर आ चुके थे और अयान को घूरे जाए थे। ओए लड़के, मुझसे पूछ, क्या जानना चाहता है तू? उन आदमियों में से सबसे हटे कट्टे आदमी जिसका नाम जगताप था, शराब की बोतल से एक घुट हलक के नीचे उतरते हुए बोला। अयान ने जब इसे देखा तो वो हैरान रह गया। जगताप भी उन गुंडों में से था जिनसे कल उसने उस लड़की को बचाया था। जगताप ने बोतल को अयान की तरफ फेंका। उसने अपने बचाव में अपना हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिया। बोतल हाथ से टकराने की वजह से चूर चूर हो गई। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन आज उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपना बदला लेना था और उस लड़की तक पहुंचना था जिसने उसे फंसाया है। जगताप ने अपनी स्लीप ऊपर की ओर अयान की तरफ तेजी से बढ़ा, पर अयान ने एक जोरदार मुक्का बनाया और इसके पेट में देकर धूल चटा दी। जगताप अपने आदमियों के पैरों में जा गिरा। इसकी ये हालत देखकर अब किसी की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। लेकिन फिर सब एक एक करके अपनी ताकत आजमा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में सब जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह फैले हुए थे। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता कि तेरे हाथ में इस टैटू का क्या मतलब है? किसके नाम का है ये? तुम लोग किसके लिए काम करते हो? और कल की रात तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े थे? और मेरा आखिरी सवाल, उस लड़की का क्या नाम है? और वो कहाँ मिलेगी? और डीडी कौन है? अयान जगताप के बाल खींचते हुए ये सारे सवाल कर रहा था। कौन हो तुम? जगताप ने दर्द भरी आवाज में बोला। पहले मेरे जवाब, अयान ने और जोर से जगताप के बाल की खींचते हुए बोला। कल हम जिस लड़की को पकड़ रहे थे उसका नाम मायरा है, और वो डीडी ग्रुप, जो कि एक मुंबई का माफिया ग्रुप है, वो इसकी मेंबर है। और हम सब भी, जिसके हाथ में ये टैटू है, इसका मतलब वो डीडी ग्रुप का मेंबर है, जगताप ने कहलाते हुए कहा। और इस ग्रुप को कौन चलता है? कौन है इसका मालिक? अयान ने कड़क अंदाज में पूछा। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता वरना जान से जाऊंगा, जगताप ने डरते हुए कहा। और अगर नहीं बताएगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा, अयान ने धमकाते हुए कहा। ले लो मेरी जान, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे मरोगे, लेकिन अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। जगताप की ये हालत देखकर अयान को उस पर दया आ रही था। अयान ने उसे छोड़ दिया और बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं खुद पता कर लूंगा। अगली सुबह अयान को एक मैसेज अयान जिसमें किसी ने उसे मुंबई के एक शानदार रेस्टोरेंट में बुलाया था। अयान जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उस आदमी ने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो अयान फौरन तैयार हो गया। थोड़ी देर में अयान रेस्टोरेंट पहुंच गया। उसने देखा गेट के आगे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला जिसने लेदर की जैकेट और डिस्ट्रेस जीन्स पहनी थी। उसके बूट्स लेदर के थे और उसने गले में गोल्डन कलर की चैन पहनी थी। उसकी सारी उंगलियों में गोल्ड की रिंग थी, मानो उसका नाम गोल्डी हो। वो पूरी तरह से एक रॉकस्टार लग रहा था। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और अयान की तरफ बढ़ा और ठीक उसके सामने आकर बैठते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम बादशाह है और मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। बादशाह ने अयान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। अयान ने भी हाथ मिला लिया। बादशाह एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर था और डीडी ग्रुप का मेंबर भी, जो डीडी के नाम पर पूरी मुंबई में बादशाही करता था। मैंने कल रात की पार्टी में तुम्हारा गान सुना था, वाकई जादू है तुम्हारी आवाज़ में। मैं तुम्हें हमारी कंपनी में काम करने का मौका देना चाहता हूं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कल शाम को स्वर संसार स्टूडियो आ जाना। बादशाह ने अयान को अपने स्टूडियो के एड्रेस का कार्ड देते हुए कहा।
अयान अभी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार नहीं था, उसे पहले अपना बदला लेना था जिसके लिए उसके पास सिर्फ 6 दिन थे, जिसमें से 2 दिन बीत चुके थे। उसे लगा था कि मदद के नाम पर वो उसे डीडी या उस लड़की तक पहुंचाएगा, लेकिन ये एक म्यूजिक ऑफर था। फिर भी अयान बेदिल से कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी नज़र बादशाह के हाथ में बने टैटू पर पड़ी जो उन आदमियों के हाथ में था। क्या करेगा अयान अब? क्या वो अपने गुस्से को काबू कर पाएगा? क्या अयान उस लड़की तक पहुंचने के लिए बादशाह की मदद लेगा जो खुद डीडी का मेंबर था, या फिर वो मालिनी से मदद लेना ज़्यादा बेहतर समझेगा? क्या बादशाह अयान की मदद करेगा? क्या अयान इसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा? डीडी की बादशाह। दूसरा एपिसोड ट्रिलक्स सुपर क्लब। अयान ने बादशाह से कार्ड ले लिया था। वो डीडी का मेंबर था, ये बात अयान जानता था, लेकिन एक बात और थी जे भी जनता था, वो ये थी कि मुसीबत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाया जाता है। अयान बादशाह के साथ अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने बादशाह के हाथ में वो टैटू देखा तो उसने फौरन हाँ कर दी। अयान को लगा कि शायद ये उसकी मदद कर सकता है, प्यार से या पलटवार से। कैसे भी अयान बादशाह को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अगले दिन अयान बादशाह के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया था, स्वर संसार स्टूडियो। अगले दिन अयान स्टूडियो के बाहर खड़ा था। स्वर संसार के कांच के दरवाजों पर उकेरा गया नाम सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अयान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे ठंडे एयर कंडीशनर की हल्की हवा ने छुआ। चारों तरफ साउंड प्रूफ दीवारें और आर्टिस्टिक पैनलिंग थी जो एक शांत लेकिन क्रिएटिव माहौल का एहसास करा रही थीं। रिसेप्शन डेस्क पर रखे म्यूजिक अवार्ड्स और दीवारों पर लगे मशहूर आर्टिस्ट्स की तस्वीरें देखकर अयान थोड़ा उत्साहित और थोड़ा नर्वस हो गया। अंदर के कमरे से हल्की हल्की धुनें सुनाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर ऑन एयर की लाल बत्ती जल रही थी। एक तरफ मिक्सिंग कंसोल पर लाइट्स चमक रही थीं और दूसरी तरफ शीशे के पीछे एक गायक अपनी धुन में खोया हुआ था। जब अयान ये सब देख रहा था तभी एक खूबसूरत नज़रें उसे देख रही थी। कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? एक खूबसूरत सी लड़की ने बोला जिसने ब्लैक कलर का फॉर्मल ड्रेस पहना था। इसके बाल इसकी कमर को छू रहे थे और उसकी आंखें बड़ी थी और गुस्से में उसकी नाक लाल हो गई थी। ये संध्या थी, बादशाह की सेक्रेटरी, जिसे खुद पर बहुत घमंड था। ये सेक्रेटरी जरूर थी, लेकिन इसका रोब मालिकों से कम नहीं था। बुलाया गया है मुझे यहाँ, अयान ने आराम से कहा। किसने बुलाया है? संध्या ने हाथ बांधते हुए पूछा। पहले तो अयान की नज़र इसके हाथ पर डीडी का टैटू ढूंढ रही थी। अब अयान हर किसी को कलाई को नोटिस करने लगा था, लेकिन उसकी गोरी कलाई में सिर्फ डायमंड का ब्रेसलेट था। वो समझ गया कि डीडी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बादशाह, अयान ने इत्मीनान से बोला। अयान के मुंह से बादशाह का नाम सुनकर संध्या को ऐसा लगा जैसे उसने खुद को बादशाह बोला है और वो जोर जोर से हंसने लगी। देखो, मेरा टाइम खराब मत करो, मेरे पास और भी जरूरी काम है। अयान को अब उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने ये कहते हुए आगे बढ़ना चाहा, पर संध्या उसके आगे आते हुए रास्ता रोककर खड़ी हो गई। एक काम करो, अपने जरूरी काम निपटा कर आओ पहले, संध्या ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। अयान और संध्या एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी संध्या का फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन फ़ोन उठाने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुके थे। ठीक है, ये कहते हुए संध्या ने कॉल कट कर दी। कॉल बादशाह की थी। उसने संध्या से कहा कि वो अयान को, जिससे वो इस वक्त रोक कर खड़ी है, सीधा मेरे केबिन में लेकर आए। बादशाह ने सीसीटीवी कैमरा से बाहर का तमाशा देख लिया था। संध्या सब पर तो रोब जमा सकती है, पर बादशाह पर नहीं, क्योंकि उसके नाम और तेवर दोनों बादशाहों वाले थे। चलो मेरे साथ, संध्या ने धीमी आवाज में कहा। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, अयान ने छेते हुए अंदाज में पूछा। संध्या उसे गुस्से से देख रही थी। चुपचाप से मेरे पीछे आओ, ये कहते हुए संध्या आगे चल दी और अयान भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल दिया। बादशाह अयान को केबिन में आता देख अपनी जगह से उठ गया और सीधा अयान के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोला, वेलकम अयान, मेरे स्वर संसार स्टूडियो में तुम्हारा स्वागत है। ये देखकर संध्या पूरी तरह जल भून चुकी थी। बादशाह ने अयान को बैठने के लिए कहा। अयान ने भी शो कहते हुए शरारती मुस्कान के साथ संध्या को देखा और जाकर चेयर पर बैठ गया। संध्या बादशाह के बराबर में खड़ी थी। संध्या नहीं जानती थी कि अयान एक सिंगर है। टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था। कल रात इवेंट में मैंने तुम्हारा गान सुना था, वाकई क्या आवाज़ थी, मन भर ही नहीं रहा था। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मैं तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूं, बादशाह ने अयान को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए कहा। अयान के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। इस मौके का वो कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो मौका इसके सामने था, पर इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसका आने का मकसद कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उसका मकसद सिर्फ मायरा तक पहुँचना था। संध्या, अयान को कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुन दो, बादशाह ने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल संध्या को देते हुए कहा। क्या मैं? संध्या अयान को हरगिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर नहीं सुनाना चाहती थी, लेकिन बादशाह का ऑर्डर था, वो मना भी कैसे करती। उसने पढ़ना शुरू किया। 1. साइनिंग बोनस, अयान को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर एक मोटी रकम साइनिंग बोनस दी जाएगी। 2. रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन,
स्टूडियो सुविधा, अयान के सभी गानों की रिकॉर्डिंग स्वर संसार या किसी अन्य अत्याधुनिक स्टूडियो में की जाएगी। प्रोडक्शन टीम, बादशाह की क्रिएटिव टीम गानों की मिक्सिंग, मास्टरिंग और प्रोडक्शन का काम संभालेगी। 3. रॉयल्टी, अयान को हर गाने की कमाई का एक निश्चित प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य माध्यमों पर होने वाली कमाई से जुड़ेगा। गाने का क्रेडिट भी अयान के नाम पर रहेगा। 4. मार्केटिंग और प्रमोशन, बादशाह की टीम अयान के गानों को बड़े स्तर पर प्रमोट करेगी, जिसमें सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और लाइव इवेंट शामिल होंगे। 5. लाइव परफॉर्मेंस, अयान को बड़े म्यूजिक इवेंट्स और टूर पर बादशाह के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल उसकी पहचान बढ़ेगी बल्कि अतिरिक्त कमाई भी होगी। 6. गानों की संख्या और डेडलाइन, अयान को एक निश्चित समय के भीतर जैसे एक साल में 10 गाने तैयार करने होंगे। गाने की क्वालिटी और विषय पर बादशाह की टीम का फाइनल अप्रूवल होगा। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते दौरान संध्या बार बार अयान को घूरे जा रही थी, जिससे उसे साफ पता चल रहा था कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। 7. एक्सक्लूसिविटी, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान अयान केवल बादशाह के साथ काम करेगा। किसी अन्य प्रोड्यूसर के लिए काम करने से पहले अनुमति लेनी होगी। 8. ग्रूमिंग और ट्रेनिंग, बादशाह की टीम अयान को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्टेज प्रेजेंस और म्यूजिक इंडस्ट्री के अन्य पहलुओं में मदद करेगी। 9. टर्म्स एंड कंडीशंस, उसने ये शब्द जोर से कहे। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि, उदाहरण के लिए 2-3 साल। अयान को किसी विवाद या कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन से बचने के लिए प्रोफेशनल बिहेवियर रखना होगा। अगर किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो पेनल्टी क्लॉज लागू हो सकता है। 10. फ्यूचर स्कोप, सफल गानों के बाद अयान के साथ लंबी अवधि का करार किया जा सकता है। उसे अन्य बड़े कलाकारों के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से अयान को न केवल वित्तीय स्थिरता मिलेगी बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का सुनहरा मौका भी मिलेगा। रुक जाओ, अयान ने संध्या को रोकते हुए बोला। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। इन शब्दों ने बादशाह और संध्या को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। ये तुम क्या कह रहे हो और प्रॉब्लम क्या है? बादशाह ने थोड़ा गुस्से से बोला। देखिए बादशाह, मुझ पर एक लड़की की किडनैपिंग का इल्जाम है। मुझे पहले उस इल्जाम को अपने ऊपर से हटाना है, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। आगे के बारे में मैं इन सब के बाद ही सोचूंगा, अयान ने इनकार करते हुए बोला। ये सुनकर बादशाह की हंसी निकल गई। उसने अपना गला साफ करते हुए बोला, देखो अयान, तुम शायद नहीं जानते हो, अगर तुम इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में सबसे चमकता हुआ सितारे के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी आवाज में वो जादू है जो लोगों को बांध देता है। मैं तुम्हें एक ऐसा मौका देना चाहता हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन इस वक्त मैं किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। अयान ने संजीदा होकर कहा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। तुम मेरे साथ काम करोगे तो इंडस्ट्री में तुम्हारी पहचान और मजबूत हो जाएगी, बादशाह ने थोड़ा झुंझलाते हुए बोला। वो किसी भी तरह अयान को अपने साथ लेना चाहता था और अयान भी अपनी शर्त रखना चाहता था, लेकिन वो डायरेक्ट अपनी बात नहीं रख सकता था। ऐसी पहचान का क्या फ़ायदा अगर मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे हों? इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अपनी सच्चाई साबित करना और अपना बदला लेना। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं और कुछ भी खो सकता हूं। ये कहते हुए अयान की आंखें में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। अरे ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इस इंडस्ट्री में ऐसा चलता रहता है। तुम फालतू की चीज़ों में उलझ रहे हो, बादशाह ने हंसते हुए कहा। ये छोटी बात नहीं है। अगर मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सका तो मेरी मेहनत, मेरा करियर सब बेकार हो जाएगा। मैं अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को साफ किए बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता, अयान ने गंभीर आवाज में बोला। देखो अयान, मैं तुम्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम देने की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारे करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा, बादशाह ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोला। बादशाह को अब गुस्सा आ रहा था। मैं आपकी बातों की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस वक्त आपके साथ काम करने लगूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने उन झूठे आरोपों को स्वीकार कर लिया, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, अयान शांत लेकिन कठोर स्वर में बोला। अयान ये सब बेमन से कह रहा था। उसका मन तो कह रहा था कि इसी टेबल पर बादशाह की गर्दन गिराकर उसे पूछे कि दीदी किन्हें और मायरा कहाँ मिलेगी, लेकिन जाने खुद को शांत कर रखा था। तो तुम मुझसे ना कह रहे हो? जानते हो इसका मतलब क्या होगा? बादशाह ने चिढ़ते हुए बोल। हाँ, मैं मना कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा सम्मान, मेरी सच्चाई ज़्यादा जरूरी है। अगर सच के लिए लड़ते हुए मुझे अपनी पहचान खोनी भी पड़े तो मुझे अफसोस नहीं होगा, अयान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। ठीक है, फिर अपने रास्ते पर जाओ, लेकिन याद रखना इंडस्ट्री में मेरे खिलाफ जाने वाले ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, बादशाह ने गुस्से से बोला। बादशाह अयान को धमकाने की कोशिश कर रहा था,
पर वो नहीं जानता था कि अगर अयान उसके खिलाफ गया तो वो इस कंपनी को बेचकर भी खुद को बचा नहीं पाएगा। अयान ऐसा करने भी वाला था। अगर अयान को पता चल कि बादशाह जो डीडी ग्रुप का मेंबर है अगर वो भी मायरा के साथ शामिल है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे भी नहीं छोड़ेगा। और सच के लिए लेने वाले कभी झुकते नहीं। थैंक यू बादशाह, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा और जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठ गया। संध्या भी इसे देखकर पूरी तरह हैरान थी। ऐसा लड़का उनसे अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था जो सिर्फ खुद पर लगे एक झूठे इल्जाम की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा कर जा रहा है। रुको अयान, बादशाह ने पीछे से आवाज देते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारी उस लड़की को पकड़ने में मदद करूं तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? बादशाह ने सवालों भरी नजरों से अयान को देखते हुए बोला। बस इन्हीं शब्दों का इंतजार था। अयान ने मन ही मन बोला, खुशी खुशी करूंगा, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान की आवाज में वो जादू था जिसे सुनने के बाद बादशाह किसी भी कीमत पर अयान को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि अयान की सिंगिंग की वजह से वो करोड़ों कमा सकता है। तुम मुझे बस उस लड़की की फोटो दिखाओ, मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी पूरी तरह मदद करूंगा, बादशाह ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अयान जेल से निकलने के बाद सीधा उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल गया था लेकिन वो वहां से जा चुकी थी। अयान ने थोड़े बहुत पैसे देकर वहां के स्टाफ से सीसीटीवी कैमरा से इसकी तस्वीर निकलवाई थी जो उसके फ़ोन में थी। जैसे ही बादशाह ने मायरा की फ़ोटो देखी उसके मुंह से निकला, मायरा। ये सुनकर अयान पूरी तरह दंग था। उसने जो है सोचा था बादशाह उससे भी ज़्यादा जानता था। कल रात TRILUX सुपर क्लब पहुंच जाना, ये लड़की तुम्हें वही मिलेगी, फिर जो चाहे इसके साथ करना, बादशाह ने गुस्से से कहा। उसके एक्सप्रेशन से अयान साफ समझ पा रहा था कि इसे मायरा से कितनी चीड़ है, तभी तो उसने एक बारी में उसका पता बता दिया। लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, बादशाह ने अपनी शर्त रखते हुए बोला। अयान ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से निकल गया। क्या होने वाला था कल रात क्लब में? क्या मायरा पकड़ी जाएगी? क्या अयान का बदला पूरा होगा? क्या अयान और बादशाह के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? क्या अयान अपने सपने को एक बार फिर पंख दे पाएगा या फिर होगा इन सब का उल्टा? तीसरा एपिसोड वेटिंग फॉर अयान। वेटिंग फॉर अयान। अयान ने बादशाह के साथ डील कर ली थी। अगर मायरा कल रात क्लब में मिली तो अयान ये कॉन्ट्रैक्ट वही साइन कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अयान ही जानता है कि वो बादशाह के साथ क्या करेगा। अब मैं चलता हूँ, अयान ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी उसकी टक्कर सामने आ रहे एक नौजवान लड़के से हो गई। इसने म्यूजिक लोगों वाली टी शर्ट और एक्सेसिवली रिप्ड जीन्स पहनी थी। इसका नाम रणवीर मल्होत्रा था और ये एक रैप सिंगर था। इसके गाने फास्ट बिट और दमदार शब्दों पर होते थे और ये बादशाह के ऑफिस में काम करता था। उसके हाथ में एक फाइल थी जो वो बादशाह के पास लेकर आ रहा था। सॉरी, अयान ने बोला और आगे बढ़ने लगा। ओ लड़के, अपने सॉरी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख कर ये पेपर उठा, रणवीर ने कड़क अंदाज में बोला। टक्कर की वजह से फाइल से कुछ पेपर जमीन पर गिर गए थे। नहीं उठाऊं तो, अयान ने तेवर दिखाते हुए बोला। फिर तो तू आज यहां से जा नहीं पाएगा, रणवीर ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अयान ने घूरते हुए उसके हाथ को देखा जिस पर वही जलते सूरज का टैटू बना था। अयान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोला, अगर अब मैंने किसी के हाथ में ये टैटू देखा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ, डर गया? रणवीर ने छेते अंदाज में बोला। हाथ हटाओ रणवीर, बादशाह ने ऑर्डर देते हुए कहा। मैंने इतनी मेहनत से गाना लिखा था और वो मैं आपके पास ला रहा था अप्रूवल के लिए, पर इसने सब गिरा दिया, रणवीर ने हाथ हटाते हुए शिकायती लहजे में बोल। जब अयान ने ये सुना कि ये एक गाने की फाइल थी तो उसने फौरन जमीन पर पड़े हुए पेपर उठाकर चूमे और रणवीर की तरफ बढ़ा दिए। वो सॉन्ग और हर किसी के लिखे हुए सॉन्ग्स की बहुत इज्जत करता था। ये देखकर रणवीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुंह बनाकर पेपर ले लिए, लेकिन अयान की इस हरकत ने बादशाह के दिल में जगह बना ली थी और शायद संध्या के भी, जो उसे अब ठंडी आंखों से देख रही थी। अयान, ये रणवीर है, हमारे ऑफिस में काम करता है, बादशाह ने रणवीर का इंट्रोडक्शन करते हुए बोला। कि आई एम अयान, अयान ने नॉर्मल टोन में बोला, लेकिन अयान को एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि ये एक म्यूजिशियन है, फिर इसके हाथ में वो टैटू क्यों है? रणवीर ने हाथ मिलाते हुए बोला। अयान की नज़रें अभी भी उसकी कलाई पर थी। सॉन्ग की फाइल बादशाह के हाथ में थी और वो पढ़ रहा था, साथ ही रणवीर को शाबाशी भी दे रहा था। तभी अयान ने बीच में बोला, ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा है पर एक गलती तुमने इसमें की है। अयान के सिर्फ एक गलती कहने से ही रणवीर किलस गया था। क्या गलती की है मैंने? रणवीर ने गुस्से से पूछा। तुमने जो गाना लिखा है इसमें सारे शब्द एक पर्टिकुलर एरिया को उजागर कर रहे हैं। तुम्हें इस एरिया का शब्द हटाकर शहर का नाम इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है उसी तरह एक एरिया भी होता है। अलग अलग सोच रखने वाले लोग एक ही एरिया में रहते हैं। इस गाने से ये जाहिर हो रहा है कि ये सब इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो तुमने अपने गाने में रखे हैं। अयान की गानों को लेकर ये समझ बादशाह के दिल की छू रही थी। उसने अयान की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, मुंबई शहर का नाम इसमें जोड़ो, फिर आओ मेरे पास अप्रूवल के लिए, बादशाह ने निर्मल टोन में कहा। लेकिन आज अयान की वजह से पहली बार रणवीर के काम में कोई खामी निकाली गई थी। रणवीर अयान को घूरते हुए वहां से बाहर निकल गया।
अयान भी उसकी नज़रों में अपने लिए जलन को साफ देख पा रहा था। हॉस्टल। अगले दिन अयान अपनी अलमारी में कोई ढंग का सूट ढूंढ रहा था, पर 1 घंटा बर्बाद करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। अयान ट्रिलेक्स सुपर क्लब जाने की तैयारी कर रहा था। वो जानता था कि क्लब बहुत बड़ा है, उसे सिंपल कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी। अयान की खोज जारी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अयान ने गेट खोला तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके हाथ में एक सूट का केस था। ये संध्या थी जो अयान के लिए कपड़े लेकर आई थी। ये बादशाह ने तुम्हारे लिए भेजा है, संध्या ने अयान की तरफ सूट बाते हुए कहा। और तुम्हें? अयान ने शातिर मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा। वॉट? संध्या ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला। इतना सज धज के तुम सिर्फ मुझे ये सूट देने आए हो? अयान ने संध्या की टांग खींचते हुए पूछा। नहीं, तुम्हें क्लब तक पटकने के लिए, मेरा मतलब पहुंचाने आई हूं, संध्या ने दांत किसते हुए कहा। ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूं, तब तक तुम अंदर बैठ सकती है, अयान ने बैठने का इशारा करते हुए कहा। लेकिन रूम की हालत इतनी खराब थी कि संध्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सही कहा था बादशाह ने, इसकी औकात के हिसाब से इसे कोई क्लब में घुसने नहीं देगा, संध्या ने फुसफुसाया। कुछ कहा तुमने? अयान ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। मैं बाहर वेट कर रही हूं, तुम जल्दी आ जाना, संध्या ने अपना चश्मा लगाया और वहां से चली गई। संध्या को जाता देख कॉलेज के दूसरे लड़कों और लड़कियों ने भी देख लिया था। इससे पहले कभी भी दिखने में इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की अयान से मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। थोड़ी देर में अयान बाहर रेडी होकर आ गया। जब संध्या की नज़र उस पर पड़ी तो हटने का नाम नहीं ले रही थी। ब्लू कलर के कोट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। चले, अयान ने हल्का सा खांसते हुए कहा। हाँ, संध्या ने बोला और कार में बैठ गई। TRILUX सुपर क्लब। थोड़ी देर में ये दोनों क्लब पहुंच चुके थे। एंट्री गेट पर संध्या ने कवर चार्ज किया और दोनों अंदर चले गए। तुमने कवर चार्ज क्यों किया? अयान ने रुकते हुए पूछा। यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही एंट्री मिलती है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता है, संध्या ने नॉर्मल टोन में बोला। यहाँ आकर उसे अयान से कोई झुंझलाहट नहीं हो रही थी, क्योंकि अयान की वजह से उसे इतने बड़े क्लब में आने का मौका मिला था। लेकिन कवर चार्ज देने से हम सेलेक्टिव पसंद तो नहीं बन जाते, एम आई राइट? अयान ने कैजुअल अंदाज में बोला। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक्चुअली यहाँ के ऑनर ने आज क्लब में एक न्यू फैसिलिटीज़ लॉन्च की है, प्राइवेट लाउंज और VIP एरिया, जिसके लिए हर किसी को एंट्री मिल सकती है, लेकिन कवर चार्ज के बाद, संध्या ने आराम से समझाते हुए कहा। अयान को भी ऐसा लगने लगा जैसे वो अपने किसी दोस्त के साथ यहाँ आया है, उसे संध्या की कंपनी अच्छी लग रही थी। अब दोनों अंदर बने लगे। क्लब बहुत शानदार था। ट्रिलेक्स सुपर क्लब मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और लग्जरी नाइट लाइफ स्थलों में से एक है। यह अपनी प्रीमियम सेटिंग, शानदार म्यूजिक और एक्सक्लूसिव वाइब के लिए जाना जाता है। क्लब खासतौर पर पार्टी लवर और सोशलाइट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बेहतरीन अनुभव की तलाश में होते हैं। ये क्लब रोमियो के मशहूर सी प्रिंसेस होटल में स्थित है, जो इसे एक प्रतिष्ठित लोकेशन देता है। क्लब 2 मंजिलों में फैला हुआ था। अंदरूनी सजावट में हाई-टेक लाइटिंग, ग्लैमरस डेको और प्रीमियम साउंड सिस्टम शामिल था। रूफटॉप से समुद्र का शानदार दृश्य मिलता था, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यहाँ इंटरनेशनल और लोकल DJ परफॉर्म करते थे, जो ट्रेंडी हाउस म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक और बॉलीवुड बीट्स प्ले करते थे। यहाँ सेलिब्रिटी गेस्ट भी थे जो विप एरिया और लाउंज के लॉन्च पर आए थे। यहाँ के बार में प्रीमियम कॉकटेल, इंटरनेशनल वाइन और ड्रिंक्स का शानदार मेन्यू था। यहाँ पर मल्टी कुजीन स्नैक्स और गॉर्मेट फूड मिलता था, जो हर तरह के स्वाद को संतुष्ट करता था। आमतौर पर फैशन और फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बिजनेस टाइकून्स और हाई प्रोफाइल सोशलाइट्स यहाँ नजर आते थे। जहाँ संध्या की नज़रें क्लब के नज़ारे ले रही थी, वहीं अयान की नज़रें सिर्फ मायरा को ढूंढ रही थी। कमाल लग रहे हो अयान, अयान के कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए बोला। ये बादशाह था जो खुद भी इस महफिल का हिस्सा बनने आया था। इसके आने की एक खास वजह थी। हेलो गोर्जस, पीछे से एक और आवाज आई। ये रणवीर था। इसे देखकर संध्या का चेहरा खिल उठा था और वो भागती हुई रणवीर के पास चली गई। तुम्हें आना था तो मुझे बता देते, मैं तुम्हारे साथ ही आ जाती, संध्या ने रणवीर का हाथ पकड़ते हुए बोली। हाँ, अगर आप लोगों को भी आना था बता देते, हम साथ में भी आ सकते थे, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या है ना अयान, तुम कवर चार्ज देकर आए हो और हम सेलेक्टिव है, तुम्हारे साथ आना हमें सूट नहीं करता, रणवीर इतराते हुए कहा। अयान को इसकी बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। अयान, तुम मेरे साथ आओ, अयान कुछ कह पता इससे पहले बादशाह ने अयान को साइड ले जाते हुए कहा। मैं जानता हूं तुम मायरा से बदला लेना चाहते हो, इसलिए यहाँ आ जाए हो, लेकिन बदला लेना अपनी जगह है और पार्टी अपनी जगह। बादशाह ने वाइन का ग्लास अयान की तरफ बढ़ाते हुए बोला। वो नहीं चाहता था कि रणवीर और अयान को कोई बहस शुरू हो, इसलिए उसने दोनों को अलग कर दिया। वो अयान को पार्टी के मजे लेने के लिए कह रहा था और खुद भी ले रहा था। मैं शराब नहीं पीता सिंह हूँ और मेरे लिए सिर्फ मेरा बदला इंपॉर्टेंट है, अयान ने सीरियस टोन में बोला।
थोड़ी देर में मायरा यहाँ आ जाएगी, फिर जैसे चाहे उससे अपना बदला ले लेना, जो चाहे करना उसके साथ करना, उसे ऐसी सजा देना कि उसकी रूह कांप जाए, फिर कभी किसी के साथ धोखा ना दे। बादशाह पूरी नफरत के साथ बोल रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे बदला लेने के मतलब को किसी और डायरेक्शन में ले जा रहे हो। मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना है और सजा उसे मैं नहीं, कानून देगा। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में यहाँ आती होगी। ये कहते हुए अयान वहाँ से जाने लगा। और हाँ, उनकी एंट्री यहाँ फ्री होगी, नो कवर चार्ज, नो सेलेक्टिव पसंद, अयान ने रुकते हुए कहा और मुस्कुरा के वहाँ से चला गया। लेट्स एंजॉय, ये कहते हुए बादशाह ने भी वाइन का ग्लास उठा लिया और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। लेकिन पुलिस का नाम सुनकर उसमें एक कॉल लगाए। अयान क्लब में यहाँ वहाँ घूम रहा था। घूमते घूमते वो विप एरिया में पहुंच गया जो आज ही लॉन्च हुआ था। जब अयान वीआईपी एरिया में पहुंचा तो उसकी नज़रें ठहर गईं। विप एरिया के उस हिस्से में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। हल्की हल्की सोने की रोशनी में सजा हुआ वीआईपी एरिया उसकी आंखों के सामने था। यहाँ का माहौल कुछ खास था, शांत, प्राइवेट और बहुत ही शानदार। हर तरफ भव्यता और लग्जरी का एहसास हो रहा था। अयान की नज़रें पहले उस शानदार इंटीरियर्स पर पईं, जहां मखमली सोफे और कुशन रंग बिरंगे थे, जो किसी महल की तरह सजाए गए थे। दीवारों पर इंटेलिजेंट लाइटिंग थी, जो हर कोण से शानदार दिख रही थी। आर्ट वर्क और ऐतिहासिक पेंटिंग्स ने पूरी जगह को एक शाही फीलिंग दी थी। केंद्र में एक बड़ा लाउंज था, जिसमें टेबल्स और चमचमाते कांच के ग्लास थे। हर टेबल पर महंगे वाइन गिलास और कॉकटेल्स रखे थे। फिर अयान की नज़र सामने लगे एक बड़े बैनर पर पड़ी, जिस पर एक वही टैटू बना हुआ था और उस टैटू के ऊपर लिखा था डीडी। बैनर के बीचों बीच एक सजीव, मजबूत और गहरे रंगों से बना टैटू था, जो किसी जलते सूरज की तरह लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका आकार और डिटेल इतना प्रभावशाली था कि जैसे ही अयान की नज़र उस पर पड़ी, वह पल भर के लिए ठिठक गया। टैटू की नोकें और घुमाव बैनर पर इस तरह से उभरी हुई थीं कि वह बिल्कुल असली लग रहा था। उसकी आंखों में छिपी गहरी स्याही और खौफनाक डिज़ाइन ने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। इस टैटू के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डीडी। अयान ने उस शब्द को देखा और उसके मन में हलचल मच गई। ये सिर्फ 2 शब्दों का संक्षेप था, लेकिन उसके लिए वह शब्द किसी गहरी कहानी या खतरे का संकेत थे। उसे यह महसूस हुआ कि यह कुछ ज़्यादा ही व्यक्तिगत था। दूसरी तरफ रूफटॉप पर एक अलग ही माहौल था। हल्की हल्की ठंडी हवा मायरा के बालों को छूकर गुजर रही थी। चारों तरफ जगमगाती रोशनी फैली हुई थी, जो क्लब के शानदार डेको को और भी जीवंत बना रही थी। बड़े कांच के पैनल से नीचे का अद्भुत नज़ारा साफ दिख रहा था। मायरा एक रेड कलर का लॉन्ग गाउन, फुल स्लिप पहने खड़ी थी, जो उसकी सादगी और खूबसूरती को और निखार रही थी। उसकी आंखें बार बार एंट्रेंस की ओर उठतीं, मानो किसी को आते देखना चाहती हों। आसपास क्लब की हल्की म्यूजिक बीट्स उसके कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन मायरा के लिए इस वक्त वह सिर्फ एक बैकग्राउंड साउंड थी। उसकी पूरी दुनिया उस एक पल में सिमट आई थी, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी। रूफटॉप पर रखे लग्जरी फर्नीचर और फेरी लाइट्स ने माहौल को और भी रूमानी बना दिया था। रूफ का कोना कोना खाली था, यहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। मायरा की नज़रें बस एक ही चेहरे की तलाश कर रही थीं। हवा के साथ बहती उसकी खुशबू जैसे पूरे माहौल को मोहक बना रही थी। मायरा के मन में हल्की बेचैनी थी और आंखों में इंतजार के साथ एक गिल्ट भी था। उस रात का जब अयान को उसने जेल भिजवाया था, और आज वो उससे मिलने वाली थी। मायरा ये जानती थी कि अयान यहाँ आने वाला है। मायरा कैसे जानती थी कि अयान यहाँ आने वाला है? इस बात को खबर मायरा तक कैसे पहुंची? क्या ये सब एक चाल का हिस्सा था? इस चाल में कौन फंसने वाला था? मायरा ने अयान को क्यों फंसाया था? क्या ये उसने किसी के कहने पर किया था?